ताली। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर ठोकने सियासत का वो हथौड़ा जिस हथौड़े ने योगी की और मोदी की नींद उड़ा दी है। आइए इस हथौड़े का थोड़ा सा आनंद लीजिए, गंगा किनारे आइए, गंगा की लहरों को देखिए, थोड़ा सा कोरोना की कब्रों का मजा लीजिए, थोड़ा देखिए बिना कफन के तैरती हुई लाशें कैसे दिखाई देती हैं जिनको टीवी के द्वारा गायब कर दिया जाता है। खबरें ऐसी, बलात्कार ऐसे, अपराध ऐसे जो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। आज उन्हीं पर सवाल, उन्हीं पर जवाब करने के लिए मैं आज बीच में मौजूद हूं, उत्तर प्रदेश की उस सरजमी पर जहां पर योगी बाबा और मोदी बाबा अपने जुमलों से पब्लिक का खींच रहे हैं, या यूं कहिए पूरी की पूरी तरह से उनका खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं उस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जो खींच रहे हैं वो आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं क्या खींचा जा रहा है, महंगाई के नाम पर क्या बेचा जा रहा है और देश प्रेम के नाम पर क्या लूटा जा रहा है। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। लेकिन यह प्राण छूटने के बाद भी लाशों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों को न्याय नहीं मिलता, जलती हुई लाशों को दफन और दाह संस्कार नहीं मिलता। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जमीन पर 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, आज उन्हीं को कुछ टटोलने के लिए मैं बीच में आया हूं। उस गांव में आया हूं जो गांव कभी मेरी जन्मभूमि था। कहते हैं कि अगर पूरे प्रदेश का माहौल देखना हो तो केवल एक चावल को टटोल कर देख लीजिए, पता चल जाता है कि चावल पका है या कच्चा है पूरी दिन का। मैं इस खेल की शुरुआत कुछ आकर्षक ढंग से करना चाहूँगा। मेरे बीच राजनीतिक, सामाजिक, गैर सामाजिक लोग मौजूद हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काम करते हैं, डेली दिहाड़ी मजदूर हैं। लेकिन इस रोचक खेल को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने हमारे डब्बे में, सामने आई साहिल, हमने इस डब्बे में लोगों के नाम लिखे हैं और यहाँ हॉट सीट पर यूपी की राजनीति के बारे में सवाल होंगे। एक नाम को यहाँ पर निकाला जाएगा इस डब्बे में से और उसको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। एक सवाल किया जाएगा, अगर सवाल देने में वो अगर नाकामयाब होते हैं तो फिर अगली पर्ची का इंतजार कीजिएगा। अगले महानुभाव सियासत पर हमारे सवालों का जवाब देंगे। अमिताभ बच्चन की तर्ज पर कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनाने का वादा तो नहीं करता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो न्याय की सरकार बनेगी, लोकतंत्र की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी और सरकार बनेगी उन तमाम गरीब मजदूरों की जिन्होंने पलायन सहा मुंबई से लेकर यहां तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम आजाद हिंद आवाज का, छोरा गंगा किनारे वाला और सवाल गंगा किनारे वाले। मेरे साथ मेरे चैनल की एसोसिएट्स आन्या शर्मा साथ में। आन्या शर्मा के हाथ में वो जादुई डब्बा है सियासत का, जिसमें इन लोगों के नाम हैं जो इस सियासत की सवालों के जवाब यहां पर देंगे। मैं कहूंगा आन्या शर्मा से कि पहला नाम खोलें, किसका नाम आ रहा है। हम उस पहले नाम को यहां हॉट सीट पर बुलाना चाहेंगे। नाम पढ़ के बताएं आन्या। विपुल कौशिक। विपुल कौशिक, स्वागत किया जाए विपुल कौशिक जी का। थैंक यू अनन्या। मैं आपको फिर कष्ट करूंगा जब तक आप बैठिए ऑडियंस के बीच। हमारे बीच है विपुल। मैं चाहूंगा कि अपना परिचय दें विपुल, और उसके बाद इस सियासत के खेल को शुरू करते हैं, इस चौसर को शुरू करते हैं जो कभी महाभारत में दुर्योधन और पांडवों के बीच शुरू हुई थी और आज शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश की इस धरती पर। विपुल जी, आपका परिचय। जी सर, मुझे विपुल कौशिक कहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को देख रहे सारे अपने भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगा, जय श्री राम करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा। कोई बात नहीं, माइक तो मैंने पकड़ा हुआ था, अभी कट बोला मत कीजिए बीच में, ओके? मैं मार दूंगा कट। विपुल जी, जैसा कि आपको पता है कि मैंने भूमिका बता दी थी कि हम लोग निकले हैं थोड़ा सा तापमान नापने। ये कहा जा रहा है कि साहब इस बार जो है चुनाव जो है सेंटर का और उत्तर प्रदेश का योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, ना कि मोदी जी के चेहरे पर। आप तो जमीन के रहने वाले लोग हैं, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? जी, सच्चाई तो आज की गवर्नमेंट में दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे होंगे कंडीशन क्या चल रही है। वैसे फिर भी सुनने में ये आ रहा है जनता की जो कुछ बीजेपी के अंधभक्त हैं उनके माध्यम से कि आजकल योगी जी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के जुमलों से ज़्यादा दुखी हो गए हैं लोग।
हालांकि वैसे योगी जी भी उन्हीं के तर्ज पर काम करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि योगी जी के बारे में अमेरिका की एक पत्रकार ने लिखा था, एक पत्रिका में भी छपा था कि जो उन्होंने एक भाषण दिया था मुसलमानों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कब्रों से निकाल करके बलात्कार किया जाएगा औरतों का, जिसके बारे में काफ़ी हंगामा हुआ था और इंटरनेशनल रूप से भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी छवि खराब हुई थी। इस बारे में शायद आपको पता होगा। क्या इतने पर भी लोगों का विश्वास मोदी से हटके योगी पे आ चुका है? जी सर, इसमें कंडीशन ये है कि पहले मोदी जी को भी लोग ये सोचते थे कि जो मुस्लिमों को भगा देंगे। पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये देश हमारा भारत देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का योगदान रहा है। सभी के सहयोग से जो हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। तो इन लोगों के पास तो जातिवाद की राजनीति करनी आती है, धर्म के नाम पे जातिवाद करना आता है, लोगों को भड़काना आता है और ये अंग्रेज़ों की तरह कूटनीतियाँ चलते हैं और सियासत की जो कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। अब मैं जो सवाल करूंगा उस पर आउट मत हो जाइएगा जी। आउट हो गए तो फिर दूसरा आदमी आ जाएगा आपकी जगह। मेरा दूसरा सवाल है, आपको पता है कि राजीव गांधी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, शहीद हुए थे, तो वो कौन सा संगठन था जिसने राजीव गांधी पर हमला किया था? उसका नाम बताएं। जी, बीजेपी ने ही जो है। आउट 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 आउट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप आउट हो गए विपुल, आप सही जवाब नहीं दे पाए, आप आउट हो गए। अब नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे आन्या शर्मा। सॉरी विपुल जी, आपने चांस खो दिया। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, तालियां हो जाए विपुल जी के लिए। अब सेकंड आन्या बताएंगे, सवाल वहीं से शुरू होगा, फिर सुन लीजिए। वो कौन सा आतंकवादी दस्ता था जिसकी वजह से राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी और क्यों देनी पड़ी? नाम? पाठक जी। पाठक जी, पाठक जी का स्वागत करें तालियों के साथ। हाँ पाठक जी, सवाल तो आपने सुन लिया होगा जी। तो आप बताएं वो कौन सा संगठन था कि जिसने राजीव गांधी की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई थी और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई? लिट्टे वाला बताते हैं संगठन उसको। लिट्टे वाला। लिट्टे वाला। हाँ देखिए, पुराने आदमी हैं आपका, मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए लगते हैं शायद। कांग्रेसी तो है ही, सभी कांग्रेसी थे पहले यहाँ। अब बीजेपी जय श्री राम चलता है? नहीं, और हम जय श्री राम बोलेंगे, हम तो गंगा भक्त हैं। अच्छा, गंगा भक्त है, ना इधर के ना उधर के। हाँ जी। लेकिन गंगा तो गंदी कर दी मोदी जी ने। अब गंदी कर दी, गंगा के नाम पर तो करोड़ों रुपए, करोड़ों का गोलमाल कर दिया। लेकिन इन्होंने तो डेड बॉडी भी छुपा दी रेती में, उसका क्या करोगे? उनके तो संस्कार भी नहीं हुए, ये तो हिंदू धर्म की बेइज्जती हो गई। उनको उस बारे में कोई चर्चा नहीं कहीं। सब जो है योगी जी और मोदी जी अपना सब दाब देते हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अच्छा, लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या क्यों की थी? ये पुरानी सियासत है। ये सियासत जो है तो बीजेपी की जी। क्योंकि ये बीजेपी कांग्रेस को बढ़ना, गांधी परिवार को, हाँ। गांधी परिवार को आगे कभी बढ़ना देखना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, इसी चक्कर में इन्होंने। नहीं, हमने जहाँ तक सुना है ये कहा जाता है कि राजीव गांधी ने लिट्टे के खिलाफ एक्शन लिया था, श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। शांति सेना के लिए। और शांति सेना जब भेजी थी तो लिट्टे के जो उग्रवाद, मतलब जो चीफ था प्रभाकरण, उसने ये ऐलान किया था, नलिनी ने आत्मघाती दस्ता बन करके राजीव गांधी पर हमला किया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मैं साथियों को बताना चाहूँगा, शायद बहुत से कम साथियों को ये सच्चाई पता होगी, इसीलिए उनकी हत्या हुई थी। और आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ जोड़ करके इसको देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण मिले नहीं है बीजेपी के साथ जिसके ऊपर हम कह सकें। लेकिन चलिए, ये सवाल यहाँ पूरा होता है। अब सेकंड सवाल शुरू होता है। सेकंड सवाल ये शुरू होता है कि आपने सुना होगा कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है जी, और खालिस्तान और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है किसानों को। इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, किसानों के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मैं आप मिनिस्टर हैं ना, मैं मिनिस्टर हूं, मुझे तो आप एक आम आदमी के नाते अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि दिल में गुस्सा आता है या लगता है कि हाथ मतलब कुछ कर डालो? नहीं, गुस्सा का स्वाभाविक है। हम किसान हैं, हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन खालिस्तानी बोलते हैं सरदारों को, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, उसमें आपको क्या लगता है जब मेन मीडिया ये कहता है? मेन मीडिया कहता है खालिस्तान की, तो ये बात तो सही है। यानी कि वो खालिस्तानी है?
नहीं, खालिस्तानी बोल रही कि खालिस्तानी तो ये खुद है, कौन? और ये बीजेपी वाले, ये खुद खालिस्तान? ये खुद खालिस्तानी है, ये दूसरों को बताते हैं, मतलब जो खुद हैं वो दूसरों को बताते दूसरों को बताते हैं। अच्छा, चलिए पंडित जी, अब मैं नेक्स्ट पर्ची के लिए इंतजार करता हूं। धन्यवाद आपका हमारे बीच आने के लिए। पाठक जी का स्वागत किया जाए। नेक्स्ट पर्ची और नेक्स्ट व्यक्ति हमारे बीच अनन्या शर्मा लेकर के आ रही हैं कि कौन होंगे अगले एसोसिएट्स जो हमारे बीच हमारी हॉट सीट पर बैठेंगे। देखना चाहेंगे उनको। मुकेश तोमर। मुकेश तोमर, आइए मुकेश जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। मुकेश जी, अपने बारे में परिचय दें और आपसे क्वेश्चन मेरा पहला ये है, महंगाई के ऊपर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो महंगाई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और उसके बाद आप पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद महंगाई के बारे में बताएं कि आपका क्या कहना है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। थोड़ा तेज बोलो। मेरा नाम मुकेश कुमार है, दानगढ़ का रहने वाला हूँ जी। बेझिझक बोलिए, महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुकी है और ये कहते हैं कम होगी कम होगी, कम होती नहीं है। कभी लगता है कि महंगाई में कभी सिलेंडर 300 का लिया था, आज 900 का ले रहे हैं, तो बीवी गुस्सा नहीं होती? बीवी को ना होती है जी, क्या कहती हैं? बहुत गुस्सा होती है सब के। खाना टाइम पे मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है? टाइम पे नहीं मिलता फिर है। चूल्हा इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं? इस्तेमाल करते हैं जी। तो चूल्हे की रोटी खाते होंगे, वो तो पौष्टिक होती हैं। हाँ, चूल्हे की रोटी खाते तो हैं। मोदी जी का थैंक यू बोलिए कि गैस इतनी महंगी कर दी, चूल्हे की रोटी खानी पड़ रही है। मोदी जी के बोल दीजिए मोदी जी थैंक यू बोल दीजिए। उधर कैमरे में। मोदी जी थैंक यू। मोदी जी का थैंक यू। हाँ, चूल्हे की रोटी के लिए। चूल्हे की रोटी के लिए। और आप भी आ जाओ, आपको भी खिलाते हैं। आप भी आ जाओ, आपको भी खिलाते हैं। लीजिए, मोदी जी को दावत दे दी है हमारे बीच आए हुए दर्शक ने कि आइए चूल्हे की रोटी हम खिलाते हैं। चलिए अगले हम लेते हैं सवाल जवाब करने वाले बीच में अपने मित्रों को जो हमारे आसपास मौजूद हैं। हमारे चैनल के लिए स्वागत करें। अगला नाम हरिओम दुबे। हरिओम दुबे जी का स्वागत कीजिए। ये हैं हरिओम दुबे जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन हरिओम देवी जी क्या शख्सियत हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो यहाँ भीड़ है उससे मैं पूछना चाहूंगा, और अपने कैमरामैन को कहूंगा कि कैमरा रोल करें, क्योंकि मैं खुद उठ करके भीड़ के पास जा रहा हूं और पूछना चाहूंगा दुबे जी के बारे में आपका क्या कहना है? जी, दुबे जी बहुत नेक इंसान हैं, हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम किया है, जनता के लिए काम करते हैं। आप दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही है। मैं सब मोदी जी की तरह जुमले तो नहीं फेंकते हैं? सभी मिलने वाले हैं, सबसे बातचीत करते हैं और मोदी जी की तरह फेंकते तो नहीं? नहीं करके दिखाते हैं। करके दिखाते हैं? क्या करके दिखाया? जो भी कुछ कहते हैं वही करते हैं। अच्छा कुछ दिन पहले दौड़ कराई थी। कुछ दिन पहले गांव दानगढ़ के अंदर स्पोर्ट्स की दौड़ कराई थी। उससे पहले जो स्पोर्ट्स का सामान बच्चों को बांटा था, हाँ। समय समय पर बच्चों के लिए बहुत आगे तक ले जाने के लिए कहीं दौड़ कराते हैं, कहीं कबड्डी कराते हैं, कभी कुश्ती कराते हैं, तो बच्चों से जुड़े रहते हैं। मतलब सामाजिक सरोकार है। हमारे बीच हैं कांग्रेस के पंचायत सदस्य, मेरे बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, रहबर मियाँ। आज अचानक से मुलाकात हो गई तो ये हमें देख कर के हलकान हो गए और हम इनको देख कर के हलकान हो गए। तो मियाँ रहबर जी ये बताइए, ये सियासत का चस्का कहाँ से लग गया मैकेनिक से आपको? ये तो बड़ी पहले पुरानी बात है, मेरे दादाजी करते थे राजनीति, उसी से सीखा मैं, उन्हीं से सीखा। अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए जान देने के लिए तैयार। हमारे जमाने में तो ये तुम्हारे इरादे ना थे, अब तो इरादे बड़े खतरनाक लगते हैं। जैसे दुबी जी ऐसे हमारे शख्स मिल के बुजुर्ग हमारे, उन्होंने सही रास्ता बताया, सही रास्ते पर चल लगा था किया। चलिए रहबर जी का भी रहबर जी की भी क्लास लेंगे। हरिओम दुबे जी के बारे में तो खैर पता चल गया। अब हरिओम दुबे जी की, क्योंकि मैंने कल भी एक इंटरव्यू किया था हरिओम दुबे जी का, बड़े गर्मा गर्म सवाल उनसे किए थे। हरिओम दुबे जी, आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम, ठीक? पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। कुछ तीखे सवाल हो सकते हैं, बुरा मत मानिएगा। हाँ, कोई नहीं। कैमरा छोड़ के मत जाइएगा। नहीं। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। बीजेपी वालों की तरह तो नहीं भागेंगे? नहीं, वही भागते हैं केवल। कांग्रेस वाले नहीं भागते? नहीं। ठीक। कभी भाग। देखिए, मैं थोड़ा सवाल थोड़ा अटपटा है और हमारे बीच में एक शास्त्री जी भी बैठे हैं, क्योंकि आज मैं सुबह यहीं घूम रहा था। बाबू कल्याण सिंह के बारे में सुना होगा सभी लोगों ने,
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लोधे राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है डिवाई का, अतरौली का, और यहाँ से एक मुख्यमंत्री बने थे बाबू कल्याण सिंह। और बाबू कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेसी और बीजेपी जो भी लोग थे वो उनकी इज्जत करते थे। वो एक ज़माना सियासत का सबने जिया है, लेकिन बाबू कल्याण सिंह जब मरे तो उनका जो अंतिम संस्कार था वो नरोरा में किया गया। नरोरा में जो संस्कार हुआ तो कुछ जो बड़े बूढ़े लोग थे वो उन्होंने बड़ा ऐतराज़ किया। उन्होंने ये कहा कि पितरों को तो रामघाट में अंतिम संस्कार हुआ, जो अतरौली के आसपास के लोग हैं उनकी एक मतलब वो बनी हुई है, सीमा बनी हुई है कि साहब इधर के लोग इधर आएंगे। नरोरा में हुआ तो नरोरा में नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा अगर ऐसी कोई मिस्ट्री हरिओम दुबे जी को पता है तो वो बताएं, और उसका स्पष्टीकरण हमारे बीच एक शास्त्री जी भी हैं, जरा उनको दिखाइए। शास्त्री जी बैठे हैं हमारे बीच, भरत जी। तो हमने उनको भी आज अपने चैनल पर बुलाया है। तो हरिओम जी, मिस्ट्री क्या है जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं दबी जुबान में, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि धर्म के बारे में इन्हें पता नहीं है, बाबूजी को अंतिम समय में शांति प्रदान नहीं होगी उनकी आत्मा को, ये है क्या मिस्ट्री? धन्यवाद मनोज जी, आपने प्रश्न तो बहुत ही टिपिकल किया है, लेकिन उसके पीछे का एक है। लेकिन कांग्रेस कहीं नाराज ना हो जाए कल्याण सिंह जी के लिए बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया उसके विषय में अच्छी अच्छी बातें ही कहनी चाहिए। वो जो अच्छा और गलत है वो तो अपने साथ ले गए, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि बाबूजी अतरौली को घर और डिवाई को अपना आंगन मानते थे। अच्छा, ये बात सही है कि जहाँ परिवार की अंत्येष्टि होती चली आई है वहीं पर होना चाहिए। उसके पीछे एक ये भी रीजन हो सकता है कि राम घाट में, गंगा घाट पर कोई भी अंत्येष्टि करने का कोई चबूतरा या टीन शेड या वगैरह वगैरह बहुत भारी गंदगी है। लेकिन हरिओम जी, भारतीय जनता पार्टी को जो जन्म मिला, जो बीज था, बाबू कल्याण सिंह जी के उस्ताद हुआ करते थे यहाँ पर, एक बाबू हिम्मत सिंह जी। जी, अकेले सीट होती थी इंदिरा गांधी के ज़माने में, आप लोगों को पता है? पता होगा आपको। तब से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती चली आ रही है, और रामघाट जैसा एक क्षेत्र जहां कहा जाता है कि टाटिया बाबा ने अपने आश्रम में पानी में पूड़ियां तलवा दी थी। जी, सिद्ध स्थान कहा जाता है, और वहां शमशान घाट के नाम पर एक चबूतरा नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा क्यों? क्या किसी ने प्रयास नहीं किया? प्रयास तो किया होगा बाबूजी हिम्मत सिंह ने, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट जनसंघ से जी बाबू हिम्मत सिंह जी ने ही जीती थी। एकमात्र विधायक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में 1 या 2 विधायक थे उत्तर प्रदेश में, तो पहला नाम बाबू हिम्मत सिंह जी का था, जिन्होंने अटल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके 5 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही साफ छवि, शायद मुख्यमंत्री नहीं मैं चबूतरे की बात कर रहा हूँ। छोड़िए, अब तो उनके साथ गंगा चलेगी। हाँ। कल्याण सिंह जी के नाम पर जो है सड़कों के नाम रख दिए जाएंगे। ये मुझे कष्ट है। लेकिन ये मुझको कष्ट है कि बाबू हिम्मत सिंह के नाम का एक भी पत्थर इस विधानसभा में नहीं है। ये थोड़ा सा कष्ट का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन एक कांग्रेसी होने के नाते यदि आपको लगता है ऐसा है तो आपको साधुवाद और तालियां बजनी चाहिए हरिओम जी के लिए। हरिओम जी, ये तो हुई बात जो मैंने कहा ना पितरों की होती है। मैं भरत जी को अपने पास बुलाना चाहूँगा। भरत जी से भी इस संस्कार के बारे में जानकारी लेंगे, हिंदू संस्कार के बारे में जानकारी लेंगे कि जहाँ पर परिवार की और चिताएं जली हों वहाँ एक व्यक्ति का ना जलना वो पाप होता है या पुण्य होता है। शास्त्री भरत कुमार जी इस पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम तो मैं अपने बड़े भाई श्री मनोज कुमार जी शर्मा जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक छोटे से मामूली व्यक्ति को इस चैनल पे बुलाया, जिससे मैं अपनी भावना व्यक्त कर सकूं। और मैं यही कहूंगा कि जहां अंत्येष्टि बुजुर्गों की होती चली आ रही है, वही स्थान एक नियत होता है परिवार के सारे सदस्यों की अंत्येष्टि होने के लिए। ये अगर इन्होंने किसी कारण से किया है तो केवल और केवल एक चुनावी स्टंट है, जो कि जनता को लुभाना चाहा है इन्होंने कि हमने नरोरा लाए। इन्होंने अपनी कमियाँ छुपाई कि रामघाट पर कोई भी शमशान घाट नहीं है जहाँ पर कि सबकी अंतिम क्रिया की जा सके। ये मेन कारण रहा है इनको नरोरा लाने का। बाकी अतरौली क्षेत्र के जितने भी हैं वो उसी एरिया में सीमित हैं। कोई खेत पर, किसी बम्बे पर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पहले नहीं आते थे।
पहले नहीं आते। पहले नहीं आते थे। ये एक शायद मुझको लगता है कि एक चुनावी स्टंट है भाजपा का। लेकिन शास्त्री जी, मैं अनूप शहर से लेकर के राजघाट, नरोरा, रामघाट, मैं यहाँ तीनों जगह घूमा हूँ, लेकिन कर्णवास भी। लेकिन मुझे शमशान की सही मतलब जो एक निर्माण कार्य होना चाहिए ना, क्योंकि एक डायलॉग सुना था मैंने साहब का। साहिब कौन से पता है? साहिब मोदी साहिब का गंगा ने बुलाया, योगी जी ने भी बोला था कि अगर कब्रिस्तान हो सकते हैं तो शमशान क्यों नहीं हो सकते भाइयों बहनों। तो पूरा देश शमशान की भूमियों से लाल हो गया, शमशानों की कमी पड़ गई, लाशों की कमी नहीं पड़ी कोरोना की वजह से। तो क्या कारण है कि हिंदूवादी पार्टी होने के बाद भी, ये सवाल मेरा सभी लोगों से है और मैं चाहूंगा कि जो जवाब देना चाहे हाथ खड़ा करे, क्योंकि अभी हमारा फ्री राउंड शुरू हो चुका है, कि हिंदूवादी पार्टी होने के बाद भी अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान हो सकते हैं तो हिंदुओं के लिए अभी तक सही मायने में अंत्येष्टि स्थल गंगा किनारे क्यों नहीं है? कोई भी जवाब दे सकता है हाथ खड़ा करके। कौन जवाब देना चाहेगा? पंडित जी से ही ले लेते हैं। इसमें दो राय मेरे विचार से आती हैं। पैसा तो ऊपर से आता है, लेकिन जो यहाँ के जमीनी स्तर के नेता हैं, प्रधान वर्ग हैं या भाजपा वालों से मिले हुए हैं, वो लोग उसको आधे से अधिक तो खुद अपनी जेब में रख लेते हैं। तो विकास कहाँ हो पाएगा, कहाँ बन पाएगा? अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, किसी ने बोला कि भैया मोदी जी जो हैं बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच दिया। तो मैंने सुना है कि आपके गांव में जो था रेल चलती थी पहले, 3-3 4-4 ट्रेन चलती थी, तो राजघाट वाजघाट हरिद्वार वगैरह लोग आते जाते रहते थे। अब स्टेशन तो है, ट्रेन नहीं है। तो अब इसमें कांग्रेस का दोष कहेंगे या मोदी जी की महानता? अब चूंकि बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। लगभग मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को प्राइवेट रीजन में बांटना चाहते हैं। तो सरकारी फिर रह क्या जाएगा? सरकार किस चीज़ की? जब कुछ सरकारी ही नहीं रहेगा तो फिर सरकार कैसी? योगी जी आप बताइए। नहीं, भारत आचार्य जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। पर सरकार किस बात की सरकार है? विभागीय सरकारी जब सब प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, अपने अपने उद्योगपतियों के नाम स्टेशन और हवाई जहाज़ों के प्लेटफार्म बेचे जा रहे हैं, लेकर के लाल किले से लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सब कुछ बेचना है तो संसद भी बेच दो, एक सीट नीलाम कर दो, देश के काम आएगा। कौन कौन सहमत है इस बात से? जिस व्यक्ति ने ये बात कही है हाथ उठा दें जरा सा। अगर सहमत हैं जब सब कुछ बेच रहे हैं तो संसद को भी बेच देना चाहिए। आप सहमत हैं? सहमत हैं? हाँ, सहमत। तब फिर भैया पहला मतलब अब लोकतंत्र में जो है ये होगा कि अब चुनाव नहीं होंगे, केवल बोली लगेगी, नीलामी होगी, एमपी सांसद और विधायक चुने जाएंगे और ये तय किया जाएगा कि किसने ज्यादा पैसे दिए और कौन संसद बना और कौन कितनी बड़ी रिश्वत खाए। दोस्तों, ये था हमारा फ्री फ्लावर राउंड। अब हमारे बीच मैं बुलाना चाहूंगा रहवर जिला पंचायत सदस्य हैं। हरिओम जी से हमारे सवालों जवाब हो गए, कल भी काफी हुए थे। रहवर साहब, आपसे एक बड़ा कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जी जिस तरह से प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है, जी जी, और तो आप जो है अपने क्षेत्र से कितनी सीटें निकाल के दे देंगे कांग्रेस के लिए? अपने क्षेत्र से डिवाई ब्लॉक ब्लेंचर से भी हम करीब सोच रहे हैं कि 25-40 आसपास में। 25-40 क्या ब्लॉक निकालेंगे या सीट? पूरी सीट निकालेंगे तो कम से कम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कुल 40-50 सीट हैं। ब्लॉक में 7 है, 7 सीट पूरी क्लियर करेंगे। बुलंदशहर में 7 हैं तो 7 क्लियर करेंगे, 7 विधानसभा। भाई ताली रहवर साहब के हौसले को। तो फिर प्रियंका गांधी की जहां पर जीत हो। थैंक यू रहवर साहब, आप बैठे हैं हमारे बीच में। हमने लॉटरी का खत्म कर दिया, मैंने सबका नंबर आना चाहिए, आप भी आ जाइए। कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? कांग्रेसी है। कहना दिया जानने साहब, महंगाई हो रही है। आई संग सिलेंडर पर 900 950 रुपये का, 185 रुपये की जो है रिफाइनरी थैली है। क्यों आप देश हित में इतना भी नहीं कर सकते? मोदी जी ने तो इतना कर दिया। हमने तो पूरा ही देश हित में अपना शरीर छोड़ दिया मोदी जी के लिए। तो आप थैंक यू बोलिए मोदी जी को। नहीं, थैंक यू नहीं बोलेंगे। क्यों? नहीं, क्यों? थैंक यू हम हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? अपना गला भी कटवाएं, रसोई का खाद्यान्न भी महंगा करवाएं और हम उनको थैंक यू भी बोलें, ऐसा संभव नहीं है। क्या सरसों के तेल की दिवाली मनेगी इस बार? सरसों का तेल 60 रुपए किलो कभी बिकता था, इन्होंने 170 रुपए किलो कर रखा है। मजदूरी नहीं बढ़ाई है, अपने खाद्यान्नों की महंगाई दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। 300 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में था, जब 400 हुआ तो ये लोग नंगे होकर सड़क पर आ गए थे, किंतु अब 900 का हो गया तो इनको महंगाई मौसी नजर आती है, उस समय डायन नजर आती थी। थैंक यू शास्त्री जी। हमारे बीच और कोई अगर कहना चाहता है कुछ भी तो आके कह सकता है। योगी जी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। कोई कुछ भी कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई, नमामि गंगे के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था और नमामि गंगे में कहा गया था कि साहब बड़े बड़े हवाई जहाज चलाए जाएंगे, शिप चलाए जाएंगे। तो पंडित जी ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? हिंदुत्व के नाम पर वोट। मैंने सुना है आपने खूब मोदी जी को सपोर्ट किया था जब मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे। मुझे मालूम है भारत जी जो थे सबसे आगे थे झंडा लेकर के। आचार्य जी, तो आचार्य जी आज क्या हो गया? उस समय में हमको इनसे कुछ खासी उम्मीद थी, जैसे इनके चुनावी वादे थे लुभावने ही वादे कहूंगा आज मैं, क्योंकि इन्होंने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। उस समय इनके वादे थे जनता का हित सर्वोपरि रखने के, किंतु अब ये अपने मिनिस्टरों का हित सर्वोपरि रख रहे हैं, जनता का हित नहीं देख रहे, क्योंकि सारा कुछ प्राइवेशन में बांटे दे रहे हैं। जब सब कुछ प्राइवेट है तो फिर जनता का हित कहाँ रहेगा? जनता पर डबल मार पड़ेगी। अच्छा शास्त्री जी, भाई एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप जवाब देंगे? आप हॉट सीट पे आ जाइए जी। अब आपका इंटरव्यू जरा सा कर्रा लेना पड़ेगा हमको। भाई बीजेपी वाले जो है, इंदौर में एक मुसलमान जो था चूड़ी बेच रहा था हिंदुओं के मोहल्ले में, पता है आपको? पता है मेरे को, मैंने देखा टीवी पे। तो वहाँ उसे पीटा बे, तू हिंदुओं के मोहल्ले में क्या करने आया? चूड़ी बेचने आया, पीटा उसे। और ड्योड़ी साड़ी बेचने वाले हमारे भी गाँव में आते रहे, पहले भी आते रहे। तो यार शास्त्री जी, देश के मुसलमानों पर तो इनकी दादागिरी चल जाती बीजेपी वालों की, तालिबान पर इनका क्यों पेश नहीं जा रहा? तालिबान से क्यों डरे बैठे हैं? क्या बात है? आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूंगा सर जी कि इन्होंने जो कर रखा है वो एक गंदा खेल कर रखा है। केवल चुनाव के समय इनको हिंदू मुस्लिम याद आता है। अब उस चूड़ी वाले गरीब को इन्होंने पीट लिया या पिटवा दिया, उससे ये इनकी छोटी मानसिकता साबित होती है कि ये लोग केवल वोट के लिए एक हिंदुत्व का नारा दिखाना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। इनके सांसद कुछ नहीं कह पाते, इनके मिनिस्टर कुछ नहीं कह पाते, गरीब पिस रहा है, पिट रहा है, किंतु ये जातिवाद का एक नकाब इन्होंने ओढ़ रखा है। हिंदुत्व कुछ नहीं है इनके पास हिंदुत्व के अलावा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल, आप जाति से ब्राह्मण हैं जी, और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, बुलंदशहर एरिया जो है जी, आरक्षण नहीं मिलता, मांग उठती है, मायावती जी आरक्षण के पीछे लड़ती हैं, ओबीसी भी है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि साहब जनगणना होनी चाहिए जाति आधारित। ब्राह्मणों की तरफ से अभी तक कोई मांग नहीं उठी है, लेकिन ब्राह्मणों की तरफ से एक ही मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, यही बात कांग्रेस भी कहती है। तो आपका क्या कहना है आरक्षण के बारे में, कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए या किस आधार पर होना चाहिए? मैं टोटली आरक्षण के बारे में इतना कहूंगा कि ना तो ये जातिगत होना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ये केवल व्यक्ति विशेष की माली हालत को देखते हुए होना चाहिए। मतलब आर्थिक हालात? जी, आर्थिक हालात, जो कमजोर है उसको आरक्षण देना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। थैंक यू भरत, थैंक यू शास्त्री जी, हमारे बीच आए, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बात हुई और आपने देखा आज की महफिल में किस तरह से मोदी जी को उधेड़ करके बुना है, लेकिन किसी ने सीमा पार नहीं की, किसी ने बदतमीजी नहीं बोली, क्योंकि मेरे चैनल पर जो बोलने वाले लोग होते हैं मर्यादा की भाषा को जानते हैं। कहने को ये भी कह सकते थे कि मोदी जी की धोती फाड़ देंगे, कहने को ये भी कह सकते थे कि मोदी जी की टोपी फाड़ देंगे, कहने को ये भी कह सकते थे कि मोदी जी का घुटना उतार लेंगे, लेकिन किसी ने ऐसी बदतमीजी की नहीं। हालांकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ जाटों के डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ गाय बेगाय इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। वो योगी से लेकर मोदी तक इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हमारे बीच आए हुए जितने भी लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी मर्यादा के साथ, आदर के साथ, जिन्होंने एक दर्द दिखाया सियासत का, एक संस्कृति दिखाई सियासत की, बाबू कल्याण सिंह से लेकर के हिम्मत सिंह तक और गंगा से लेकर के मोदी जी के इरादे तक, चूड़ी वाले से लेकर के मोदी जी के उस खिलौने के ऊपर जिसका नाम है राफेल, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कल को मोदी जी राफेल ये कह के ना बेच दें कि भैया ये एवरेज कम दे रहा है इसलिए राफेल भी बेच देते हैं।
तो इसलिए दोस्तों नमस्कार। इन्हीं बातों के साथ अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो साहस बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सवालों जवाब मेरे पास भेजना होता कहना है। चाहूंगा हाँ मैं हाँ, बोलिए बोलिए। हम मोदी जी को जानते हैं, पहचानते हैं, परख भी चुके हैं। अब शब्द हम इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो राजा हैं देश के और प्रत्येक नागरिक को अपने राजा का सम्मान करना चाहिए, किंतु राजा को भी देश हित देखना चाहिए क्योंकि राजा देश से होता है, ना कि देश राजा से। धन्यवाद। थैंक यू। ये अपने विचार शास्त्री जी ने दिए और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा अपने चैनल के लिए। सभी लोगों को धन्यवाद करता हुआ एक बार क्लैपिंग कर दें मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए पूरे जोर शोर के साथ। दोस्तों फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा मैं मनोज कुमार शर्मा। बस इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम के अंत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।